वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि शायद पुराने वीडियो से कुछ इंटरलिंक्ड है। हमने परसेप्ट्रॉन देखा, हमने मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन भी देखा। उसके बाद हमने देखा कि एरर बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम का जो वो डेरिवेशन था वो शुरुआत से लेकर एंड तक क्या बोलता था और शुरुआत से लेकर एंड तक वो कैसे चलता था। हम उसके अंदर मीन स्क्वायर एरर निकालते थे और मीन स्क्वायर एरर निकालने के बाद हम क्या करते थे, एरर बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम से बैक प्रोपगेट होके हिडन लेयर और आउटपुट लेयर के बीच का वेट एडजस्ट करते थे। अगर काम बन जाए तो ठीक, और काम नहीं बना तो उसके पीछे हिडन लेयर और इनपुट लेयर के बीच का वेट एडजस्ट करते थे, और हम करते रहते थे ये काम। और रिपीटेडली करने के बाद हमें मालूम चल जाता था कि हमारे को आउटपुट क्या आने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली हम जब भी सुपरवाइज ट्रेनिंग की बात करेंगे तो सुपरविजन मतलब ये कि आपको डिजायर्ड आउटपुट पता होगा। हर कंडीशन में, हर सूरत हाल के अंदर आपको डिजायर्ड आउटपुट जो होगा वो मालूम होगा। अब डिजायर्ड आउटपुट जो है, डिजायर्ड आउटपुट की वैल्यू जो भी आती है, वेदर इट इज परसेप्ट्रॉन और मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन, आप हमेशा काम करोगे। लेकिन इसके अंदर एक थोड़ी सी परेशानी थी। परेशानी ये थी कि आपने पूरा कार्यक्रम आपको करना पड़ेगा और आउटपुट तक जाना पड़ेगा। जाने के बाद आप उसके बाद फाइंड आउट करोगे कि अरे आउटपुट तो गलत आया, तो फिर ऑल टुगेदर इस प्रोसेस को नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। अब आप मुझे बताइए कि ऐसा कहीं कोई सिस्टम आपने देखा है जिसके अंदर आप जा रहे हैं रास्ते में, और रास्ते में जैसे आपको मान लीजिए यहाँ से आपको जैसे बॉम्बे जाना है, ठीक है, अब बॉम्बे तक पहुंचे नहीं और आप पहुंचे नागपुर तक और ये डेस्टिनेशन है आपको कि ओ नागपुर, तो आप वापस आओगे क्या? वापस अपने शहर में आके फिर जाओगे बॉम्बे की तरफ? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप क्या करते हो कि जब किसी गलत रास्ते पे जाते हो तो आपको कोई बता दे अगर कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, तो ज्यादा आसानी होती है। खैर, दो साइंटिस्ट थे, बर्नार्ड विड्रॉ एंड उनके पीएचडी के स्कॉलर जो थे, डॉक्टरल स्कॉलर जो थे, उनका नाम था टेड हॉफ। 1960 के अंदर इनने एक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला और इन्होंने निकाला एडालाइन। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एडालाइन। एडालाइन का मतलब बड़ा आसान है, एडाप्टिव लीनियर एलिमेंट इसको बोलते हैं, या एडाप्टिव लीनियर न्यूरॉन भी बोलते हैं। ये होता परसेप्ट्रॉन जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर छोटा सा एक चेंज कर दिया गया था। मतलब परसेप्ट्रॉन बिल्कुल परसेप्ट्रॉन जैसा आर्किटेक्चर है वैसे ही होगा इसका आर्किटेक्चर, लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज कर दिया गया था। वो छोटा सा चेंज जो था वो इतना इफेक्टिव था कि परसेप्ट्रॉन से ज्यादा एफिशिएंट माना गया इसको, और इसी के आधार पर फिर आगे हमने न्यूरल नेटवर्क के अंदर और भी सारी चीजें बनाना चालू करी। खैर, एडालाइन का मतलब एडाप्टिव लीनियर एलिमेंट या एडाप्टिव लीनियर न्यूरॉन भी बोल सकते हैं, और ये सिंगल यूनिट है। इसको जैसा परसेप्ट्रॉन एक सिंगल यूनिट थी, उसके बाद फिर मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन के अंदर ढेर सारे परसेप्ट्रॉन आपने जोड़ दिए, वैसे एडालाइन भी एक सिंगल यूनिट होगी। जैसे कि मैंने सिंगल परसेप्ट्रॉन सिंगल न्यूरॉन को बनाया था, यहाँ पे भी सिंगल जो हमारा एडालाइन है उसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। और वो जब मैं बनाऊंगा तो उसके बाद उसके अंदर क्या क्या होता है वो हम भी डिस्कस करेंगे, और उसका ट्रेनिंग सेशन भी देखेंगे कि उसको ट्रेन कैसे किया जाता है, उसकी ट्रेनिंग एल्गोरिथम कैसे काम करती है। खैर, इसका आर्किटेक्चर बहुत आसान है। इसका आर्किटेक्चर जो बेसिक्स है बिल्कुल वही है कि आपका एक इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा, और बीच में नेट वैल्यू निकाली जाएगी, या आपका फिर उसका थ्रेशोल्ड होगा। अब थ्रेशोल्ड को कई बार कुछ किताबें बायसिंग भी कहते हैं, तो उसमें वेट्स और बायसिंग दोनों को अपडेट करने का आपके पास तरीका रहेगा। खैर एनीवेज, मैं यहाँ पे इस आर्किटेक्चर को बनाने की कोशिश करता हूँ, और ये आर्किटेक्चर यहाँ पे मैं बनाता हूँ। मान लीजिए मैंने लिया इनपुट x1, x2, x3 अप टू xn, और इसी को मैंने यहाँ पे समेशन कर दिया। आपने कल इसका एक अच्छा खासा डेरिवेशन देख चुके हो, और यहाँ पे इसके वेट्स एसोसिएटेड है। वेट्स जो हैं मैं W1, W2, W3 और WN ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि इतने वेट्स यहाँ पे होंगे। अब है क्या चक्कर कि यहाँ पे आपके पास थ्रेशोल्ड वैल्यू आती है यहाँ कहीं, मतलब यहाँ पे आपका एक्चुअल में नेट वैल्यू आती है, और उसको आप निकालते हो फंक्शन से, और फंक्शन से जैसे आप गुजारते हो तो वहां पे आपको यहाँ पे क्या आ जाता है, आउटपुट आ जाता है। ये आउटपुट को अगर मैं y मानूं तो ये होता है फाइनल आउटपुट, फाइनल रिजल्टेंट यही होता है। फाइनल रिजल्टेंट जो होता है वो यही होता है। और यहाँ पे समवेयर कहीं यहाँ पे बायसिंग लगी होती है। अब बायसिंग लगी होती है तो यहाँ तक का काम तो परसेप्ट्रॉन ने आपको समझा दिया था और बोला था कि देखो भाई, अगर वाई तुम्हारा गलत आए तो वापस से आ जाओ, वेट एडजस्ट करो। लेकिन वाई तक आने के लिए इतनी मेहनत करना काय को? अगर मैं यहाँ पे एक कंपैरिजन बॉक्स बना दूं और उस कंपैरिजन बॉक्स के अंदर मैं ऐसा कुछ कर दूं कि यहाँ पे वो कैलकुलेट करे और यहाँ पे वेट एडजस्ट करे,
तो मैं शायद एक स्टेप बचा लूंगा। देखिए एल्गोरिथम के अंदर अगर आपने एक स्टेप भी बचा ली ना तो एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज लेके आ जाएंगे आप सिस्टम के अंदर। मिनिमम डिस्टर्बेंस प्रिंसिपल पे हमें काम करना है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहता भी है कि मिनिमम डिस्टर्बेंस प्रिंसिपल पे ही काम होना है हमेशा। अब ये जो है ये छोटा सा एक चेंज, मतलब जो कंपैरिजन आप आउटपुट में जाके कर रहे थे वो थोड़ा सा पहले एक स्टेप पहले कर लेंगे तो इससे काफी आपका ड्रास्टिक चेंज आया और इससे काफी सारा काम बच गया। मसलन के तौर पे कि नेट वैल्यू आपको मालूम थी कि एक्सपेक्टेड क्या आने वाली है, कितनी नेट वैल्यू पे कितना आउटपुट आने वाला है ये आपको पहले से ही पता था। तो जब नेट वैल्यू आई है तभी कंपेयर कर लो ना, काय को आप आउटपुट निकलने का इंतजार कर रहे हो और फिर बाद में दोबारा वेट्स को एडजस्ट करोगे और फिर उस आउटपुट को मैच कराओगे। आपने अगर मान लीजिए 10 कदम में से 1 कदम बचा लिया, इसका मतलब आपने 1000 कदम में से 100 कदम बचा लिए। तो आप ये समझिए कि ये जो छोटा सा चेंज करा है, ये जो छोटा सा चेंज है ये कितना फायदेमंद था। ये इतना फायदेमंद था कि फंक्शन का इस्तेमाल बार बार नहीं करना पड़ रहा था, क्योंकि एक्टिवेशन फंक्शन अगर वो यूनिट स्टेप है या सिग्मोइडल है या जैसा भी है, बार बार जब आप उसको यूज करोगे तो टाइम सबसे ज्यादा इसी में लगता है। भाई समेशन क्या होता है, समेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो जोड़ने में कोई टाइम लगता है ज्यादा। कंप्यूटेशन के अंदर, फील्ड के अंदर एडिशन जो है वो कोई इतना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, एडिशन बहुत जल्दी भी हो जाता है। वो आज नहीं है, 1960 के अंदर इन लोगों ने जब करा था तब भी नहीं। कंप्यूटेशन में एडिशन ऑपरेशन हमेशा आसान होता है। मतलब मैं ऐसा मान के चलता हूँ, मैं तो उस टाइम पैदा नहीं होता, लेकिन कैलकुलेटर जब बना होगा ना तो शायद सबसे पहले एडिशन ऑपरेशन ही बनाया होगा। इवन छोटे बच्चों को भी जब पढ़ाते हैं सबसे पहले एडिशन पढ़ाते हैं कि बेटा 1+1 2, 2+2 4, यही बनाते हैं। उसके बाद फिर बाकी मैथमेटिकल डेरिवेशन पढ़ाते हैं। तो ये समेशन है, ये तो करना बहुत आसान है और इसमें प्रोसेसिंग भी इतनी खास नहीं है। और यहाँ पे जो आप कंपैरिजन कर रहे हो, आपके पास बायसिंग जब ऑलरेडी मौजूद है तो आप बायस को आप क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। खैर ये जो लकीर है ये बताती है नेट वैल्यू की वैल्यू को ग्रैप करने के लिए, और ये जो डंडी है ये बताती है वेट्स को एडजस्ट करने के लिए। जैसा भी आप नेट वैल्यू को निकालेंगे, नेट वैल्यू जैसी आएगी कंपैरिजन करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड नेट वैल्यू होनी चाहिए थी, और उसके बाद आप अपने एडलाइन पे काम करेंगे। अब ये तो हुई सिर्फ एक डायग्रामेटिकली बात हुई, इसको हम समझते हैं एल्गोरिथम के दम पे, क्योंकि हेडलाइन एक एल्गोरिथम है तो ट्रेनिंग एल्गोरिथम क्या होगी इसकी देख लेते हैं। सबसे पहले इनिशियल स्टेप में सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो क्या कहता है कि आप इनपुट्स दीजिए, और वेट्स को इनिशियलाइज करिए। आप वेट्स जो भी आपके वेट्स आ रहे हैं उनको इनिशियलाइज करें। वेट्स को इनिशियलाइज करने के बाद जो बायस है, बायस को आप इनिशियलाइज करें और उसके बाद इसका अल्फा सेट करें। अल्फा हमेशा याद रखिए, अल्फा जो होता है वो लर्निंग रेट, अल्फा कभी कभी ईटा भी लिखा जाता है। हमने कल जो लिखा था वो ईटा लिखा था, पिछले वीडियोस के अंदर देखें आप कि लर्निंग रेट ईटा, तो ईटा अल्फा बोथ आर वन एंड द सेम, तो तकरीबन दोनों एक जैसे ही हैं। तो मतलब सिंबल्स का आप उसमें वो नहीं है, आप उसमें टेंशन मत लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे अल्फा यूज करना चाह रहा हूँ आज, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि अल्फा भी यूज हो सकता है। खैर लर्निंग रेट जो है, लर्निंग रेट आपने सेट कर दिया, विच मीन्स कि सिस्टम के अंदर वेट एडजस्टमेंट जो होंगे, वेट चेंजेस जो होंगे और इसकी ट्रेनिंग जो होगी उसी को लर्निंग किस हिसाब से होगी, उसकी ट्रेनिंग किस स्पीड से चलेगी, किस रेट ऑफ टाइम से चलेगी, दैट इज व्हाट वी कॉल लर्निंग रेट। अब इस कैलकुलेशन को सिंपल करना है, अगर बहुत सिंपल करना है तो इस कैलकुलेशन को वेट्स और बायसिंग, जो वेट्स और बायसिंग है उसको आप सबसे पहले 0 सेट करिए। हमेशा याद रखिए कि आप 0 से सेट जब करेंगे तो आप धीरे धीरे करके स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। और हम ऐसा मान के चलते हैं कि आप किसी भी सिस्टम को चालू करते हैं तो रेस्ट पोजीशन से ही चालू करते हैं, 0 से चालू करते हैं। मेरा वो जो रेडियो था, वो रेडियो का भी मैं शुरुआत कहाँ से करूंगा, बिल्कुल 0 से। हो सकता है कि मैं जरा सा आगे बढ़ूँ और मेरा आंसर आ जाए, मतलब मेरा गाना बज जाए उस रेडियो के अंदर। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि हम 0 से इस उम्मीद से, मतलब हम ऐसा नहीं कि 5 से स्टार्ट कर रहे हैं या 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। भाई आपने 5 से स्टार्ट करा, 5 6 7 8 ऐसे आगे चलते, आंसर पीछे था 3, पीछे छूट गया। इसलिए बेटर ये है कि आप तो क्या करो, 0 से स्टार्ट करो, 0 पे आप उसको सेट कर दो, और जो लर्निंग रेट है, लर्निंग रेट को कर दो 1, लर्निंग रेट को बिल्कुल लीनियर कर दो 1। अब स्टेप नंबर 2 को कहती है कि जब तक तुम्हारी कंडीशन स्टॉपिंग कंडीशन नहीं आए। अच्छा, स्टॉपिंग कंडीशन क्या होती है? स्टॉपिंग कंडीशन किसी की भी क्या होती है, आइदर वो क्या करे, वेट एडजस्ट करते करते डिजायर्ड वैल्यू तक पहुंच जाए। अगर वेट एडजस्ट करते करते डिजायर्ड वैल्यू तक आ गया, विच मीन्स कि आपको इस सिस्टम से बाहर आना है। तो यहाँ पे स्टॉपिंग कंडीशन में स्टेप नंबर 2 कहती है कि तुम स्टेप नंबर 3 से लेकर के 8 तक बार बार चक्कर लगाते रहो। मतलब यकीनन मैं स्टेप नंबर 8 पे कहीं ना कहीं लिखूंगा कि जाओ स्टेप नंबर 2 से पूछ के आओ क्या कह रही है। वहां पे आप अगला स्टेप लिखेंगे, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 कहता है कि स्टेप नंबर 4 और 6, 4 से 6 तक आप चलते चलिए। और क्या है कि ट्रेनिंग का जो सेट है ना वो बाइपोलर है। भाई आपने यहाँ पे सिग्मोइडल फंक्शन यूज करना है,
आपने क्या यूज करना है यहाँ पे, सिग्माइडल फंक्शन यूज करना है। बाइपोलर का मतलब ये होता है कि भैया इसका पॉजिटिव एंड भी है, पॉजिटिव सिरा भी है और उसका नेगेटिव सिरा भी है। ये एल्गोरिथम दोनों तरफ से रन करती है। मतलब अगर तुम जीरो से इनिशियलाइज कर रहे हो वेट्स को, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा आंसर हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी कहीं छुपाओ, या फिर -1 -2 -3 -4। मैंने ये नहीं कहा कि आप मतलब अगर ये बाइपोलर नहीं होती तो क्या होता कि एक बात तो तय है कि साहब सर ने बताया कि जीरो से वेट्स को इनिशियलाइज करना है, तो अब जीरो से हम आगे आगे बढ़ेंगे, मतलब 0 से 1 जाएंगे या 0.1 जाएंगे या 0.2 जाएंगे या 0.6 जाएंगे, ऐसे करते 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 हम आगे तक जाएंगे। 7.6 पे आंसर है तो वहां तक चलते चले जाएंगे। लेकिन मैंने ऐसा कहा ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि आंसर जो है वो -7.6 पे भी हो सकता है। तो आपको तो क्या करना पड़ेगा, आपको तो मैक्सिमा और मिनिमा दोनों की कंडीशन को अज्यूम करते हुए चलना पड़ेगा ना। अगर मैक्सिमा और मिनिमा दोनों की कंडीशन अज्यूम करते हुए चलोगे तो शायद आप कहीं भी धोखा नहीं खाओगे। अच्छा, अब चलना किस तरफ है, मैक्सिमा चलना है या मिनिमा चलना है, ये कौन बताएगा, वो ये कंपैरिजन बॉक्स बताएगा। ये कंपैरिजन बॉक्स बनाया इसलिए गया है तो कि आपको आगे की तरफ कदम रखना है या पीछे की तरफ, या तो आपको आगे कदम पीछे कदम। मैंने हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम में बताया था कि हम खड़े हैं एक पहाड़ी की चोटी पे और अगर आप आगे के कदम रख रहे हैं और नीचे गिर गए तो आपको क्या करना है, कदम को पीछे की तरफ लेके आना है। अगर उसमें भी नीचे गिर रहे हो तो आपको साइड में लेके आना है। इस तरफ चढ़ाई मिल गई तो आप उस कदम को आगे बढ़ा लें। याद होगा आपको, मार्क इनिशियल स्टेट एज करंट स्टेट एंड करंट नोड एंड देन ट्राई टू प्रोपेगेट इट अपवर्ड। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं इसके रिगार्डिंग। खैर, हम वापस रेडर लाइन पे आते हैं और रेडर लाइन की चौथी स्टेप जो है वो कहती है कि आपको हर एक इनपुट को एक्टिवेट करिए, और इनपुट्स का जो एक्टिवेशन है वो ऐसे होता है, xi इज इक्वल टू si फॉर ऑल i स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n। मतलब x i की वैल्यू 1 से लेकर n तक आप चलाते जाओ, क्योंकि आपके शायद n इनपुट ही थे इसलिए मेरे ख्याल से मैंने n लिया। उसके बाद आप कैलकुलेट करिए y i n, पर्टिकुलरली मैं बता दूं इसके अंदर मैंने y i n लिया है। और y i n क्या होगा, y i n ये होगा कि बायसिंग प्लस जो भी आपकी नेट वैल्यू आएगी वो होगी n i की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज करो xi wi, ये है आपका फाइनल आउटपुट होगा जो y का। ठीक है ना, आप जानते हो कि यहाँ पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ नोड जितने भी यहाँ पे होने वाली हैं, जितने भी आपके इनपुट के नोड्स होंगे वो होंगे, जितने भी न्यूरॉन्स होंगे, सॉरी जितने भी न्यूरॉन्स होंगे वो सारे के सारे n नंबर में आ जाएंगे। उसके बाद b जो है वो बाइसिंग है, और उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे इससे नेट इनपुट अपलोड, ये जो है ये y एक्चुअल y नहीं, ये क्या है y इन, ये है y इन। इसको हमने पीछे नेट वैल्यू से पढ़ा है हमने, नेट y, इसको ऐसा कर लो, क्या आप ऐसा करो ऐसा करो, बात बराबर ही है, क्योंकि बाइसिंग तो वैसे भी आपने शुरू में क्या ली है, शुरू में आपने 1 ही ली है। खैर आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे अप्लाई करना है आपको क्या, एक्टिवेशन फंक्शन। मैंने ऐसा डिसाइड कर लिया है कि एक्टिवेशन फंक्शन मेरा ये रहेगा कि फंक्शन एट y इन, क्योंकि भाई ये देखो वो फंक्शन है, भले आप उसको आखिरी में चला रहे हो लेकिन रखना तो पड़ेगा आपको उसको। y इन इज इक्वल टू, दो बातें हो जाएंगी यहाँ पे, एक तो 1 और एक आएगा -1। 1 कब, इफ y in is greater than or equals to 0 और y in is less than 0। मैंने दो कंडीशनें यहाँ दे दी हैं। इन दो कंडीशनों में y in की वैल्यू जब भी 0 से कम आएगी, मतलब -1 आएगी तो 0 से कम, और अगर मान लीजिए y in की वैल्यू 0 आई या फिर उससे बड़ी आई तो उसको 1 मानेंगे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप स्टेप नंबर 7 पे पहुंच जाते हैं। और अब 7 जो है, 7 पे आते हैं केसेस। पहला केस ये कहता है कि क्या तुम्हारा y जो है वो t के बराबर है, और y क्या है तुम्हारा एक्चुअल आउटपुट, और t क्या है डिजायर्ड आउटपुट जो तुम्हें चाहिए था। तो अगर ऐसा है, अगर ऐसी कंडीशन है कि तुम्हारा डिजायर्ड और एक्चुअल जो है वो मैच नहीं खा रहा, तो तुम क्या करो, तुम करो वेट्स को एडजस्ट। और हमने बोला wi new इज इक्वल टू wi ओल्ड। खैर ये तो ऑनलाइन सेशन है, मैं चाहता अगर ऐसा हो कि आप पूछें कुछ डाउट्स उसमें तो कितना अच्छा लग रहता कि हम यहाँ पे डाउट्स भी क्लियर कर पाते। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको इतना बता देता हूँ कि मैं जितने तरीके से इसको बता रहा हूँ ये आपको किसी बुक में शायद ऐसा नहीं मिलेगा, और आप इसको थोड़ा सा एक दो बार अगर शायद मेरे ख्याल से सीख करेंगे, वीडियो को देखेंगे एक दो बार, तो ये आपको समझ में भी आ जाएगा। ये वेट एडजस्ट कर लिया आपने ऐसा, ये कब की कंडीशन है, जब y और t बराबर नहीं थे। अगर होते तो मैं क्या क्यों करता वेट एडजस्ट। हाँ, अब अगला, जब मैंने वेट्स को एडजस्ट कर ही लिया है तो साथ में बाइसिंग को भी एडजस्ट कर लेता हूँ b। तो बाइसिंग के लिए एडजस्टमेंट के लिए लिखा मैंने b new is b old प्लस अल्फा
t माइनस वाई इन। इस फॉर्मूले से मैं बाइसिंग वैल्यू को भी अपडेट कर सकता हूं, और बाइसिंग वैल्यू अपडेट करने का मतलब ही यही होता है कि कुल मिला के ये जो t माइनस वाई इन है ना, ये एक्चुअल में एरर है। ये पता है कौन सा एरर है? ये वो एरर है जिस एरर को आप कल ढूंढते फिर रहे थे डेरिवेशंस के अंदर। देखिए ना, t मतलब क्या है, डिजायर्ड माइनस वाई इन और ये देखो ना डिजायर्ड माइनस एक्चुअल, तो ये कंप्यूटेड आ गए ना, तो ये कंप्यूटेशन आ गई, उसके साथ लर्निंग रेट चिपका हुआ है। और कल भी याद है लर्निंग रेट लगा हुआ था, -2 लगा हुआ था इक्वेशंस के अंदर। जो लास्ट वीडियो है एरर बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम का, उसमें आप देखेंगे कि जब मैं इक्वेशन को सॉल्व कर रहा था तो डेल्टा रूल लगा दिया था, तो उसके अंदर -2 आया था, और मैंने बोला था कि ये एल्गोरिथम ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम है। मतलब ये एल्गोरिथम आपको ऐसे पहाड़ी पे नहीं चढ़ाएगी कि यहाँ आंसर है, ये बोलेगी कि नहीं इसका आंसर यहाँ कहीं छुपा हुआ है। मतलब जितना आप डीप अंदर जाओगे उतना इसके आंसर तक पहुंच पाओगे। और ये सारी पॉइंट्स क्या है? लोकल मिनिमा पॉइंट्स हैं ये सारे। हमारी बात समझ में? तो कुल मिला के दोनों एल्गोरिथम में फर्क है। ये वाली हम यूज करते हैं हिल क्लाइंबिंग के अंदर, और ये वाली हम यूज करते हैं जब हम ये न्यूरल नेटवर्क पढ़ते हैं उसके अंदर। खैर, अब यहाँ पे ये 8वें नंबर के स्टेज पे ले आया मुझे, और स्टेप नंबर 8 कहता है कि टेस्ट वेदर फॉर द स्टॉपिंग कंडीशन। अब स्टॉपिंग कंडीशन का मतलब क्या होगा? आपको रुकना कहाँ पे? मैंने बोला था कि विच विल हैपन व्हेन देयर इज नो चेंज इन वेट। मतलब जब आप वेट्स के अंदर चेंज नहीं करोगे तो वो आपकी स्टॉपिंग कंडीशन होगी। या फिर हाईएस्ट वेट चेंज ऑकर हो चुका है एंड ट्रेनिंग इज स्मॉलर देन स्पेसिफाइड टॉलरेंस। मतलब क्या होता है यहाँ पे? टॉलरेंस वैल्यू भी होती है। जैसे मान लो आपको चाहिए था डिजायर्ड आउटपुट 8, ठीक है ना, आपने एक दफा ट्रेनिंग करी, आपका आया 7.8, फिर आपने और करी तो आंसर थोड़ा सा और बढ़ाए वेट्स को, तो आंसर आया 7.88। अगला बार आकर आया तो आया 7.898। अब ऐसे करते जा रहा हूँ, लेकिन ये वैल्यू जो है ये आगे बढ़ ही नहीं रही। और आप एक बार बताइए कि एक सिस्टम को कितना ट्रेन करेंगे? एक लिमिट होती है हर सिस्टम को ट्रेन करने की। वो जो लिमिट होती है, वो सर्टेन लिमिट जब क्रॉस हो जाती है तो हम टॉलरेंस पे आ जाते हैं कि अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ठीक है यार, अब इतने से काम चलाओ। ये 8 तो हमारा एग्जैक्ट नहीं आ पा रहा, लेकिन हम अगर यहां तक पहुंच गए 7.99998, अगर इस पे पहुंच गए तो हम मान लेंगे कि ठीक है चलो इतना आंसर पे भी काम हो जाएगा। मतलब आप पढ़ रहे हैं और आपके मार्क्स जो है, आपने 100 आउट ऑफ 100 नहीं आए, आपके 98 आए, तो भी आप मान लोगे कि ठीक है यार मैंने मेहनत तो करी थी, 2 नंबर कहीं शायद राइटिंग के कट गए होंगे या किसी और चीज के कट गए होंगे। तो ये जो होता है ना, ये जो 0.0001 है, ये क्या होता है? ये टॉलरेंस लिमिट होती है। अब इतना नहीं करना नहीं, ये हो सकता है 8, लेकिन उसके लिए वही है कि अगले 5 साल और बर्बाद करोगे क्या? तो ये क्या है कि ट्रेनिंग टाइम को अगर आप बढ़ाते जाओगे तो ये शायद सुधर भी जाए, लेकिन वो आपको नुकसानदेह पहुंचेगा, क्योंकि आपने ट्रेनिंग टाइम इतना बढ़ा दिया होगा जिससे कि ये 8 तो आ जाएगा, लेकिन आप उस 8 तक लाने के लिए बूढ़े हो जाओगे और ट्रेनिंग का टाइम ज्यादा हो जाएगा, जिससे क्या होगा? कंप्यूटेशन और दिक्कत में आ जाएगी। तो ये था एडालाइन, जिसके अंदर हम आउटपुट वैल्यू को कंपेयर नहीं करते, हम नेट वैल्यू को कंपेयर करते हैं एक स्टेप पहले। और जैसे कि मैंने बताया कि आपने अगर 10 में से 1 कदम बचा लिया तो आप 1000 में से आपने 100 कदम बचा लिए। तो ये आपके वो 100 कदम बचाएगा जब आपकी ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी होती है। और जीपीयू कंप्यूटिंग के अंदर जब वो फास्ट आप किसी सिस्टम को आप ट्रेन करने की कोशिश करते हो तो वो स्लो डाउन हो जाती है परसेप्ट्रॉन में, लेकिन एडालाइन के अंदर बहुत कारगर साबित होती है। जैसा कि मैंने परसेप्ट्रॉन पढ़ाने के बाद उसका बड़ा वर्जन, बड़ा रूप पढ़ाया, मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन पढ़ाया, वैसे ही हम अगले वीडियो में देखेंगे एडालाइन का बड़ा वर्जन, दैट इज मेडालाइन। थैंक यू सो मच।